dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today we will learn about displacement and double decomposition reaction. So let's start the class. If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Displacement reaction. Displacement reaction is the third type of chemical reaction in which more active element, जो element ज़्यादा active होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस एक्टिव एलिमेंट को. एंड कैसे डिस्प्लेस करेगा? फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. सो जो लेस एक्टिव एलिमेंट रहेगा वो हमेशा हम लोगों को एक्वस फॉर्म में मिलेगा. एक्वस फॉर्म मतलब यहाँ सोल्यूशन फॉर्म रहेगा. लाइक यहाँ मैं एक्वस लिखी हूँ. सो याद रखना इसी एक्वस फॉर्म में मुझे लेस एक्टिव एलिमेंट देखने को मिलेगा. और यहाँ जो ये वर्ड यूज हुआ है ना एलिमेंट, दिस एलिमेंट मे बी मेटल और नॉन मेटल. अगर मेटल का बात करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक अलग मेटल तो रहेगा, लेकिन एक्वस फॉर्म में भी एक मेटल डेफिनेटली प्रेजेंट रहेगा. दोनों में से हम लोग को देखना है कौन ज़्यादा एक्टिव है या कौन लेस एक्टिव है. यहाँ पर ना ऐसे समझना कि इनमें से कोई एक बहुत पावरफुल रहेगा और जो पावरफुल रहेगा वो क्या करेगा, जो कमज़ोर है उसको हरा देगा. सो ये ए ऐसे मैं यहाँ पर ना एक बार ऐसे ही लिखी हूँ कि ए इज़ मोर एक्टिव. ठीक है, ए ज़्यादा एक्टिव है तो वो क्या करेगा, लेस एक्टिव कौन है यहाँ पर बी, वो बी को हटा देगा उसकी जगह से, बोलेगा गेट आउट. बी हट गया, अलग हो गया. सी के साथ में देखो कौन आ गया, यहाँ पर ए आ गया. दैट मीन्स ए ज़्यादा एक्टिव था. लेकिन क्वेश्चन एक अराइज होता है, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल या एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव है और कौन सा कम एक्टिव है? तो उसके लिए वी हैव एन एक्टिविटी सीरीज. देखो ये दिख रहा है एक्टिविटी सीरीज. ये एक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स या हम लोग बोल सकते हैं मेटल्स ताकत के हिसाब से अरेंज्ड है. दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी. यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा एटसेट्रा. सो यहाँ पर जो ऊपर में है ना वो लोग ज़्यादा एक्टिव है और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वो लोग कम कम एक्टिव होते रहेंगे. सो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन है, देखो पोटेशियम. सो पोटेशियम इज द मोस्ट एक्टिव मेटल. सबसे नीचे होता है प्लैटिनम. सो प्लैटिनम इज द लीस्ट एक्टिव मेटल. मैं यहाँ पर दो सीरीज लिखी हूँ, ये भी आप लोग याद कर सकते हो और ये भी याद कर सकते हो, लेकिन ये याद करना ज़्यादा फायदा रहेगा. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स का नाम मैं ऐड नहीं की हूँ. लाइक यहाँ पर Ni निकल नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर एक अलग से दे दी हूँ. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन आता है नेम द मोस्ट एक्टिव मेटल, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, पोटेशियम. फिर क्वेश्चन आएगा नेम द लीस्ट एक्टिव मेटल, तो द आंसर इज प्लैटिनम. कोई बुक में प्लैटिनम नहीं दिया रहता है सीरीज में, वहाँ पर दिस गोल्ड AU रहता है, गोल्ड. सो आप लोग वहाँ पर ऐड कर लो पोटेशियम, बिकॉज पोटेशियम से लिस्ट एक्टिव और कोई मेटल नहीं है. अभी एक और चीज़ हम लोग को याद रखना है, अगर मैं दो एलिमेंट का बात कर रही हूँ जैसे कि सोडियम एज वेल एज एल्यूमिनियम. सोडियम एंड एल्यूमिनियम से दोनों में से ऊपर कौन है? ऑब्वियसली सोडियम ऊपर है. तो जो ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव या एक्टिव होगा एंड जो नीचे है वो लेस एक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव होगा. सो यहाँ पर पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं. सो एग्जाम्पल में क्या है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. जिंक हो गया एक मेटल. यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट एक्वस में है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग कॉपर को देखेंगे वो मेटल. ठीक है, सो जिंक और कॉपर में से अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा एक्टिव है. सो जिंक एंड कॉपर. ठीक है, जिंक एंड कॉपर. जिंक कहाँ है, ये रहा जिंक. कॉपर कहाँ है, ये रहा कॉपर. ऑब्वियसली मैं बता रखी हूँ कि जिंक ऊपर होता है, तो जो ऊपर होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा और ज़्यादा रिएक्टिव होगा. सो यहाँ पर जिंक ज़्यादा एक्टिव है, वो क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा. सो देखो कॉपर की जगह में क्या आ गया, ZnSO4 एंड कॉपर यहाँ से अलग हो गया. तो यहाँ पर ऐसे ही देखना है कि जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्लेस्ड होगा मेटल वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है. So a metal occupying higher position in the activity series can displace the elements or metal lying below in the series. तो इसको याद रखना. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों को अलग से ये बना के नहीं देगा कि आप लोग बताओ क्या रिएक्शन फॉर्म होगा या क्या क्या. तो इसको अच्छे से याद रखना. दोनों में से आप लोग इसको याद रखो, ये बेटर होगा. ओके,
सो मेटल्स का हम लोग पढ़े, कुछ नॉन मेटल्स का भी देख लेते हैं। तो नॉन मेटल में मेनली हम लोग हैलोजन का पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर भी सेम, जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी कम होता है। तो जो ऊपर होगा वो मोस्ट एक्टिव होगा एंड जो नीचे में होगा वो लिस्ट एक्टिव होगा। सो फ्लोरीन एंड आयोडीन में से कौन सा मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल है? दैट इज फ्लोरीन। क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे भी करके याद करना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन सबके मन में आता होगा यहाँ पर देखने से, या तो यहाँ देख लो या फिर यहाँ देख लो। यहाँ बीच में हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। सो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता है और अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि हम लोग ये वाला मेटल का सीरीज बनाया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को क्यों प्लेस किया गया है? व्हाट इज द रीजन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज हाइड्रोजन प्लेस्ड इन द एक्टिविटी सीरीज? तो उसका आंसर है मेरे पास, सी। हाइड्रोजन को इसीलिए प्लेस करते हैं हम लोग इस सीरीज में विद ऑल द मेटल्स, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि हाइड्रोजन कैटायन फॉर्म करता है H+। शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सी, इफ दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो H+ बनाता है कि नहीं? ऑब्वियसली वो H+ बनाएगा। और हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़े हैं ना कि मेटल्स लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। लाइक सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बनता है? Na+। तो जैसा मेटल्स प्रॉपर्टी शो करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली उस टाइप का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन भी शो करता है। तो हाइड्रोजन ड्वेल कैरेक्टर, ड्वेल प्रॉपर्टी शो करता है। वो नेगेटिव चार्ज तो वो क्रिएट करेगा ही, उसके साथ साथ वो मेटल्स के जैसा इस टाइप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी शो करता है। इसीलिए हाइड्रोजन को एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स के साथ प्लेस किया गया है। सो हाइड्रोजन बीइंग अ नॉन मेटल इज प्लेस्ड इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल because like metals, hydrogen also lose its electron and form positive ion, that is what? H+। अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का। ओके, आयरन इज रिएक्टिंग विथ कॉपर सल्फेट। सो आयरन एक मेटल हो गया। अगेन ये जो कॉपर सल्फेट दिखता होगा एक्वस फॉर्म में, तो यहाँ पर एक मेटल हो गया क्या? कॉपर। आयरन एंड कॉपर में से देखते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन एंड कॉपर ना, FeNCu यहाँ देखते हैं। Fe कहाँ है? आयरन ये रहा। कॉपर कहाँ है? नीचे। जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब आयरन कॉपर को हटा देगा। सो यहाँ आयरन इस कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। हम लोग को क्या मिल गया? FeSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। जब इसको हम लोग पानी में एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, इट्स कलर इज ब्लू। रिएक्शन के बाद कलर कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्रीन। सिमिलरली इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, कॉपर प्लस फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का हम लोग एक सोल्यूशन बना लेंगे एंड उसमें हम लोग कॉपर को डाल देंगे, तो वहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। सो अब पहले देख लेते हैं ना, ये कॉपर एक मेटल दिया है और फेरस सल्फेट में जो कि एक्वस सोल्यूशन में है हम लोग को दूसरा मेटल मिल गया। कॉपर आयरन, दोनों में से कौन ऊपर कौन नीचे? आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, मतलब कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो लेस रिएक्टिव होता है वो कभी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करेगा। यहाँ कभी हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा कि कॉपर गया आयरन को उसकी जगह से हटा दिया। ऐसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज कॉपर लाइज बिलो आयरन इन द एक्टिविटी सीरीज, वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को नो रिएक्शन देखने को मिलेगा ही नहीं। वैसे ही पहले ये वाला देखते हैं, कॉपर प्लस AgNO3। कॉपर एक वॉट मेटल है, ये एक्वस सोल्यूशन रहेगा। ओके, सो एक्वस सोल्यूशन में Ag सिल्वर। अब देखते हैं कॉपर एंड सिल्वर में से कौन ऊपर कौन नीचे। सो कॉपर है यहाँ पर, सिल्वर है नीचे। कॉपर होता है ऊपर, सिल्वर होता है नीचे। कॉपर ऊपर, तो ऑब्वियसली कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है और वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर जाएगा सिल्वर के जगह में, सिल्वर को वहाँ से हटा के अलग कर देगा एंड वी विल गेट कॉपर नाइट्रेट। लेकिन अगर कुछ इस टाइप से रिएक्शन होता, सिल्वर प्लस कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर लेस रिएक्टिव, कॉपर मोर रिएक्टिव, क्या कभी लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है?
नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अभी एक नॉन मेटल का बात करते हैं, बिकॉज नॉन मेटल भी हम लोग पढ़ेंगे। सो आई एम हैविंग ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। पोटेशियम आयोडाइड एंड क्लोरीन, ये दोनों भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा, बताओ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पर हम लोगों को पहले ये देख लिए, ये तो नॉन मेटल है। यहाँ भी नॉन मेटल देख लेते हैं, आयोडीन, बिकॉज नॉन मेटल को नॉन मेटल से ही कंपेयर करेंगे, मेटल से तो कंपेयर करते नहीं है। सो क्लोरीन एंड आयोडीन, देखते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव या एक्टिव है। क्लोरीन एंड आयोडीन, ऊपर कौन है? ऑब्वियसली क्लोरीन, तो क्लोरीन ज़्यादा एक्टिव होगा। सो क्लोरीन ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए वो आयोडीन की जगह में जाके आयोडीन को हटा देगा। सो हम लोग को मिलेगा KCl प्लस आयोडीन हम लोग को अलग से देखने को मिलेगा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये खत्म हुआ। इसके बाद है लास्ट, दैट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. So it is a chemical reaction in which two compounds in their solution form react to form two new compounds by the mutual exchange of radicals. मतलब यहाँ पर हम लोग दो रिएक्टेंट्स को लेंगे और वो कंपाउंड फॉर्म में होना चाहिए, एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज, दे शुड बी इन देयर सोल्यूशन फॉर्म. दोनों का सोल्यूशन मिलना चाहिए. दोनों सॉल्ट को पानी में डाल के हम लोग उसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे. देन सोल्यूशन बनाने के बाद जब हम लोग उनको मिक्स करते हैं, जब वो लोग रिएक्ट करेंगे, सो ऑब्वियसली वी विल गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. बट यहाँ पर वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? बाय म्यूचुअली एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स. वो लोग अपने रेडिकल्स को एक दूसरे में चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं. कैसे करते हैं? देखो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दो कंपाउंड है, एक मैं ऐसे ही AB लिखी हूँ, दूसरा है CD. सोच लो A का पॉजिटिव चार्ज है एंड B का माइनस चार्ज. ऑब्वियसली ये तो पता होगा ना कि कंपाउंड मेनली पॉजिटिव एंड माइनस नेगेटिव रेडिकल से बनता है. सो A का पॉजिटिव, B का नेगेटिव. वैसे ही दूसरा कंपाउंड है, सोच लो C का पॉजिटिव चार्ज है एंड D का नेगेटिव चार्ज है. ये लोग का एक्वस फॉर्म है. जब हम लोग इनको मिक्स करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज कर लेंगे. यहाँ पर देखो, जो A प्लस है, ये प्लस का पार्टनर कौन है? B माइनस. लेकिन ये क्या करेगा ना, अभी बोलेगा नहीं, आई वॉन्ट टू चेंज माई रेडिकल या पार्टनर. तो ये B माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ का माइनस वाला, यहाँ माइनस में कौन है? D माइनस. सो ये क्या करेगा? D माइनस के साथ रिएक्ट करेगा. सो A एंड D मिलके AD बनेंगे. मिला? वैसे ही यहाँ का जो B माइनस था और यहाँ का जो C प्लस है, अब ये C प्लस क्या करेगा? वो बोलेगा अच्छा ये मेरा पार्टनर को ले लिया तो मैं इसका पार्टनर के साथ बॉन्ड बना लेता हूँ. तो ये C प्लस B माइनस के साथ बॉन्ड बना के CB एक नया प्रोडक्ट हम लोग को देगा. सो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग दो कंपाउंड लेंगे जो कि अपने एक्वस फॉर्म में रहेंगे, एंड दे विल रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स. एंड हाउ दे विल रिएक्ट? बाय म्यूचुअली एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स. अब देखते हैं एग्जाम्पल. सो सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है एंड NaCl एक्वस फॉर्म में. सिल्वर नाइट्रेट का एंड सोडियम क्लोराइड, नमक, कॉमन सॉल्ट, इनको हम लोग मिक्स करवाएंगे. सो यहाँ क्या होगा? Ag तो प्लस रहता है, वो क्या करेगा? यहाँ का Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा. वी गॉट AgCl एंड NaNO3, सोडियम नाइट्रेट. बहुत ईजी है ये. So this double decomposition reaction is of two types. First is precipitation reaction and other one is neutralization reaction. Precipitation and neutralization reaction. Precipitation reaction बहुत बार आप लोग लैब में देखे होंगे. Whenever कुछ ऐसे रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर precipitate बनता है. So ये एक ऐसा chemical double decomposition reaction है जिसमें two compounds in their aqueous state react to form an insoluble salt या फिर प्रेसिपिटेट एज वन ऑफ द प्रोडक्ट. मीन्स यहाँ पर हम लोग टू कंपाउंड लेंगे, दोनों कंपाउंड अपने एक्वस फॉर्म में रहेंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे एंड वी विल गेट टू प्रोडक्ट्स. लेकिन वो दो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट विल बी अ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट को हम लोग इन्वर्टेड एरो करके भी साइन देते हैं. यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैं ऊपर देती, इसको साइड में देना. ओके, सो एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होता है, लाइक बैरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज Ba2 प्लस. मैं इसको आयन फॉर्म में लिख दी हूँ समझाने के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन यू. एंड दिस इज Cl माइनस. H2SO4 से H प्लस एंड SO4 माइनस. जब इनको हम लोग मिक्स करेंगे, एंड वन मोर थिंग, दे आर इन देयर एक्वस फॉर्म. ओके, जब हम लोग इसको मिक्स करते हैं तो क्या होगा? व्हाट आई हैव
टोल्ड यू अर्लियर कि ये लोग अपने रेडिकल्स को म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं. सो दिस Ba2+, ये प्लस क्या करेगा, यहाँ का माइनस को खोजेगा. सो SO4 2- के साथ रिएक्ट करके इट विल गिव बैरियम सल्फेट एंड दिस H+ will react with the Cl- of this compound. So हम लोग को मिलेगा HCl. Similarly एक और एग्जाम्पल है AgNO3 plus NaCl. ये लोग भी अपने एक्वस फॉर्म में है. They will react to give AgCl and NaNO3. इन दोनों केस में देखो हम लोग को प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है. यहाँ पर बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का मिलेगा. एंड इन दिस केस AgCl जो कि व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट होता है. ओके, सो ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अभी एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो काफी कॉमन है, सबको पता होगा. ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं एंड दे रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली. एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं. सो यहाँ पर देखो होता क्या है, ये भी तो डबल डिकम्पोजिशन है, तो यहाँ भी सेम दोनों कंपाउंड्स अपने आयंस को म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे. सो यहाँ से Na+, ये बन गया OH-, यहाँ से H+ एंड Cl-. तो यहाँ क्या होगा, Na+, यहाँ का माइनस को खोजेगा, तो यहाँ पर कौन है, Cl-, दोनों रिएक्ट करके NaCl देंगे. अब क्या बचा, इधर का H+ एंड यहाँ का OH-. सो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सो इस केस में हम लोग देखते हैं कि एसिड का जो H+ है, देखो यहाँ पर एसिड कौन है, HCl. तो वो एसिड का जो H+ है वो बेस का OH- के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है. सेम थिंग आई हैव रिटन हियर. सो ये है एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? It is a reaction where acid and base react together to give salt and water. Okay, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, it has many uses. So पहला हम लोग देखते हैं, like अगर हम लोग को कभी कोई बी मधुमक्खी काट लेती है, so at that time it releases formic acid. वो अपने स्टिंग से फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है एंड वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है. एंड जैसे ही वो काटती है वी फील सडन पेन एंड स्वेलिंग. बहुत पेन होता है एंड स्वेलिंग होता है. तो वो क्यों होता है, उस एसिड की वजह से. तो ये एसिड का नाम याद रखना, फॉर्मिक एसिड. दिस इज रिलीज्ड बाय बी. अच्छा, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली रोते हैं, बट उसके अलावा क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पर बेकिंग सोडा खोजते हैं. घर में तो अवेलेबल है, ठीक है. अगर बाई चांस स्कूल में भी किसी को काटता है तो स्कूल में भी लैब में अवेलेबल रहता है बेकिंग सोडा. तो उस समय क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा को लेके थोड़ा वाटर मिलाओ, हल्का सा पेस्ट बनाओ एंड उस जगह में जहाँ पर बी हम लोग को काटी है वहाँ पर उसको ऐसे अप्लाई कर दो. अप्लाई करने से क्या होगा, दैट बेकिंग सोडा विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड और वो उसको वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देगा. इसीलिए फिर थोड़ा देर के बाद हम लोग को अच्छा लगता है. सिमिलरली इन केस ऑफ एसिडिटी तो सबको पता होगा. ये क्यों होता है, बिकॉज समटाइम्स हम लोग का जो स्टोमैक ग्लैंड है वो एक्सेस अमाउंट में HCl एसिड को रिलीज करता है. नॉर्मली ये रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, बट समटाइम्स कुछ एक्स्ट्रा ही वो रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से वी एक्सपीरियंस एसिडिटी एंड पेन. उस समय वी प्रिफर टू टेक इनो. बहुत सारा चीज़ आता है, लाइक अगर मैं इनो का बात करूँ, सो इनो हम लोग क्यों लेते हैं, इनो पीने से फट से वी गेट रिलीफ इन 6 सेकेंड, या से बोलते हैं ना 6 सेकेंड में रिलीफ मिल जाता है. तो वहाँ एक्चुअल में क्या होता है, इनो में एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, नॉर्मली बेस. उसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज MgOH2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है 1 मार्क में. सो हमारे बॉडी में रिलीज हो रहा है क्या, HCl. ओके, HCl. हम लोग इनो लिए, इनो में क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो यहाँ पर क्या होगा, ये है एसिड, ये है बेस. ये क्या है, एसिड एंड दिस वन इज बेस. एसिड एंड बेस रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. सो हम लोग को मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड एंड H2O. बैलेंसिंग में नहीं कर रही हूँ, आप लोग समझो. एसिड एंड बेस रिएक्ट करके हमारे बॉडी में होता है. सोचो हम लोग को सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, तो सॉल्ट तो सॉल्युबल होता है, ये तो हमारे बॉडी में घुल जाता है एंड वाटर यूज हो जाता है बॉडी में. तो यही चीज़ हमारे बॉडी में होता है जब हम लोग एसिडिटी के समय इनो या फिर कुछ दूसरा बेसिक सब्सटेंस लेते हैं.
ओके, इन सम एरिया जहाँ पर नॉर्मली एसिड रेन होता है तो वहाँ का जो ज़मीन होता है दैट बिकम समवॉट एसिडिक, एंड एट दैट टाइम फार्मर्स लोग जब वहाँ पर कल्टीवेट करने जाते हैं तो दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, वहाँ कल्टीवेशन इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि सॉल्ट जो सॉइल होता है उसका एसिडिक लेवल काफ़ी बढ़ जाता है. सो दे यूज़ लाइम देयर, वो लोग वहाँ लाइम को यूज़ करके उस एसिडिटी को मीन्स वो एसिडिक लेवल ऑफ द सॉइल को वो लोग रिड्यूस करवाते हैं या फिर न्यूट्रलाइज करवाते हैं. थोड़ा लाइम को वो लोग मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, छिड़क देते हैं, उसके बाद मिट्टी नॉर्मल हो जाता है एंड आफ्टर दैट वो लोग आराम से कल्टिवेट कर पाते हैं. सो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस थे ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. नाउ लास्ट इज, देखो ये लास्ट है, ये न्यूट्रलाइजेशन में नहीं आता है बट ये एग्जाम में पूछता है, थर्मल डिसोशिएशन. हम लोग पढ़े हैं अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन. क्या था वो कि वहाँ पर हीट करने से वो कंपाउंड डिकम्पोज होता है, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट है. थर्मल डिसोशिएशन यहाँ पर देखो ये एक ऐसा रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो कि हीट की वजह से होता है. यहाँ पर सेम है, हीट से ही रिएक्शन होगा लेकिन यहाँ पर वो रिवर्सिबल फॉर्म में देखने को मिलेगा. एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एमोनियम क्लोराइड जब हम लोग उसको हीट करते हैं इट विल डिकम्पोज टू गिव एमोनिया एज वेल एज HCl, लेकिन हम लोग को ये भी पता है कि ये दोनों कंबाइन करके फिर से एमोनियम क्लोराइड दे देते हैं, तो ये हो जाता है एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिसोशिएशन. एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल डिकम्पोजिशन एज वेल एज थर्मल डिसोशिएशन. सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया है. नेक्स्ट जो बचा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. So that's all for today. Till then, keep watching my channel. If you have not subscribed to it, do subscribe it, like it and share it with your friends. Thank you.